Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Biology Village, and we are going to discuss 25 most important questions that are directly concerned to the Ribet-Popper hypothesis and biodiversity. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। In which of the following one is given the Ribet-Popper hypothesis regarding the species diversity to the ecosystem। अभी जो मैंने लेक्चर से पहले डाला उसमें यही बात करी है कि जो Ribet-Popper hypothesis है वो बताती है कि कैसे करके स्पीसीज डाइवर्सिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये हाइपोथेसिस जो है रिबर्ट-पोपर हाइपोथेसिस किसने दी है? ठीक है, ये रिबर्ट-पोपर हाइपोथेसिस जो है एक स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट हुए पॉल एहरिकले उसने दिया है। ठीक है, इसमें अलेक्जेंडर बॉर्न, हेलमोंट भी है, डेविड टिलमान भी है, रॉबर्ट रे भी है। ठीक, इन्होंने भी काम किया, मगर ये हाइपोथेसिस जो है रिबर्ट-पोपर हाइपोथेसिस गिवन बाय पॉल एहरिक ने, ये स्टैनफोर्ड मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए में, उसके मतलब वहाँ से इनका कंसर्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं हु कैरीड आउट द लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। आउटडोर मतलब एक होता है लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, एक होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो आउटडोर प्लॉट का यूज करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट, और एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड कम्युनिटी इन ए कम्युनिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, कि जो स्पीसीज रिचनेस है मतलब स्पीसीज का नंबर पर यूनिट एरिया, उसे बोला जाता है स्पीसीज रिचनेस, और कम्युनिटी स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था कि लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, ये करें आपके डेविड टिलमान ने। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, एग्जैक्ट फैक्ट है ये। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम्स में, मल्टीपल एग्जाम से पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इन रिबेट-पोपर हाइपोथेसिस जो है, ठीक है, proposed by Paul Ehrlich, the रिबेट corresponds to, रिबेट किसके इक्विवेलेंट हैं? स्पीसीज के एरिया के रिलेशनशिप के स्लोप ऑफ लाइन के। ठीक है, तो इसमें जो रिबेट की बात करी गई है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना बोल्ट नट जो होता है रिबेट, ये इक्विवेलेंट है स्पीसीज के। कि किसी प्लेन में उन्होंने कहा कि रिबेट जो होते हैं विंग्स के रिबेट, सीट के रिबेट या दूसरे पार्ट के रिबेट इज इक्विवेलेंट द स्पीसीज इन द इकोसिस्टम। तो गाइस करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गेव टेंटेटिव आंसर टू द क्वेश्चन दैट हाउ डू एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेबल कम्युनिटी आर लिंक्ड टू द स्पीसीज रिचनेस इन ए कम्युनिटी। ठीक है, ये देखिए बात है, इसे भी बात को कि टेंटेटिव आंसर किसने दिए आपके? टेंटेटिव आंसर दिए हैं डेविड टिलमैन ने, जो अपना उन्होंने आउटडोर एक्सपेरिमेंट किया था इकोसिस्टम पे। उसके बाद ये आंसर मिले थे कैसे करके स्पीसीज जो होती हैं किसी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये करेक्ट आंसर है आपका बी, डेविड टिलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा जाए। पॉल एहरिक जो कि रिबेट-पोपर हाइपोथेसिस के संस्थापक हैं, इन्होंने इसे एस्टेब्लिश किया, अपोनेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट। ठीक है, पॉल एहरिक के बारे में क्या चीज़ मतलब गलत है, बाकी तो सब बातें ठीक हैं। देखिए स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे। स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट का सिंपल सा मीनिंग है कि दे आर एजुकेटेड फ्रॉम द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। ठीक है, दूसरा रिबेट-पोपर हाइपोथेसिस, इससे भी इनका कंसर्न है। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीसीज एक्चुअली अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, ये बात भी सही है। इसके बाद कह रहा है वर्क ऑन द आउटडोर प्लॉट्स फॉर द एपोलॉजी ही प्रपोज्ड। नहीं, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने थोड़ी नहीं करी, ये तो टिलमान ने करे थे। तो करेक्ट बात क्या है? आंसर डी। ठीक है, ये तो टिलमान के एक्सपेरिमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। अब डेविड टिलमान के बारे में इन्फॉर्मेशन है। डेविड टिलमान एक्चुअली प्रपोज्ड दैट, डेविड टिलमान ने क्या मतलब अपना एक्सपेरिमेंट किया था जो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट एट आउटडोर प्लॉट्स। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूड क्या करा था, तो आपको ये बताना है। उन्होंने करा था कि लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। कहने का मतलब ये कि किसी प्लॉट में, ठीक है, प्लॉट का मतलब इकोसिस्टम में स्पीसीज रिचनेस जितनी ज़्यादा होती है उतना कम उसमें एनुअल वेरिएशन देखने को मिलते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी में। कहने का मतलब जैसे फूड चेन, फूड वेब की हम बात करते हैं ना कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फूड वेब होगी उतना ही ज़्यादा वो इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। सेम वही बात उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करी है कि एक प्लॉट में स्पीसीज रिचनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नोटिस करे जाएंगे। मतलब
स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, कि जितना स्पीसीज जितने ज़्यादा होगी वेरिएशन ईयर टू ईयर उतने ही कम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू रिवेट हाइपोथेसिस ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इस हाइपोथेसिस में बताया था एरोपेलियन इकोसिस्टम के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। रिवेट स्पीसीज के बराबर होता है, ये भी ठीक है। पॉपिंग ए रिवेट काजिंग ए स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, ये भी बिल्कुल सही है कि जो पॉपिंग होती है मतलब हिलना डुलना, जो पैसेंजर्स हैं तो मतलब एक जैक टाइप का डांस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो बोल्ट है रिवेट जो है वो ओपन होकर अलग अलग हो गया, ठीक है, नट एंड बोल्ट वाला। तो उसे इन्हें कंपेयर करा है कि जो स्पीसीज है किसी इकोसिस्टम में वो एक्सटेंशन की तरफ जा रही है, एक्सटेंट हो चुकी हैं। और उसके बाद फ्लाइट सेफ्टी ने दिया कि नंबर ऑफ स्पीसीज नहीं, फ्लाइट सेफ्टी का मतलब है कि इकोसिस्टम कोलैप्स होना, और नंबर ऑफ स्पीसीज का मतलब कि हर एक स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल होती है कि इकोसिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है, नहीं, केवल कुछ स्पीसीज जिन्हें हम कीटोन स्पीसीज बोलते हैं वो केवल जो होती हैं प्रॉपर फंक्शनिंग या इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सभी स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि फ्लाइट के केस में अगर कंपेयर करें, फ्लाइट सेफ्टी नंबर ऑफ स्पीड डिपेंड करती नहीं, फ्लाइट सेफ्टी डिपेंड करती है स्पेशली जो रिवेट इन दी विंग्स, अगर विंग्स का रिवेट में प्रॉब्लम आई तो फ्लाइट गिर जाएगी। इस तरीके से अगर कुछ स्पेसिफिक जिन्हें कीटोन स्पीसीज बोलते हैं अगर वो डैमेज हो जाती हैं तो इकोसिस्टम की जो सेफ्टी है, मतलब जो फ्लाइट सेफ्टी है वो खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। इनने का नंबर ऑफ स्पीड नहीं, नंबर ऑफ स्पीड नहीं बल्कि कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज के थ्रू कंट्रोल होता है, तो नॉट का मतलब यहाँ पे नॉट करेक्ट, तो ये ऑप्शन आपका डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, विच आर द फॉलोइंग लॉस ऑफ रिवेट विल बी मोर क्रूशियल फॉर द फ्लाइट। देखिए फ्लाइट का पार्ट है, हमने बताया ना, एक विंग्स होते हैं, उसकी टेल होती है, उसके सीट होती है, विंडो होती है, तो विंडो में भी बोल्ट लगे होते हैं, सीट में भी बोल्ट होते हैं, विंग्स में भी बोल्ट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रिवेट की बात करिए वो विंग्स के जो बोल्ट हैं या रिवेट हैं उनकी बात करेंगे। कह रहा है कि रिवेट, कौन से रिवेट क्रूशियल होंगे फॉर द फ्लाइट के लिए, लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स, लॉस ऑफ रिवेट ऑन द सीट, लॉस ऑफ द रिवेट इन ऑन विंडोज इनसाइड द प्लेन, बोथ ए एंड सी, नहीं, केवल विंग्स के जो बोल्ट हैं वो आपके क्रूशियल होंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर करेक्ट है गाइस ए, कि लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स, अगर विंग्स के रिवेट खुल गए, ओपन हो गए, मतलब एक्सटेंट हो गई स्पीसीज, तो वो प्लेन क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू एनालॉजी गिविंग बाई पाउल। अब पाउल जो साइंटिस्ट थे पाउल एरलिख, उन्होंने क्या दिया, रिवेट हाइपोथेसिस दी है, और उसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा टर्म जो है वो सही नहीं है, ठीक है गाइस, इसमें हमें बात करना है। देखिए, लॉस ऑफ की स्पीसीज दैट ड्राइव द मेजर इकोसिस्टम फंक्शन इज ए मोर सीरियस थ्रेट टू द फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ अदर लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बात सही है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इज इनिशियली में नॉट बी अफेक्टेड बाय द स्पीसीज, हाँ सही बात है कि कोई अगर शुरू में एक दो स्पीसीज अगर डैमेज हो जा रही तो उससे इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग में, बाद में क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी एक लिमिट के बाद। थर्ड में बोला कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इफ स्पीसीज लॉस इज कंटिन्यूस, अगर कह रहा है कि कंटिन्यूस स्पीसीज लॉस होता गया तो इकोसिस्टम गेट अफेक्टेड आफ्टर टाइम, बिल्कुल सही बात, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, इस हाइपोथेसिस में ये बात बताई गई। इसके बाद कह रहे हैं इवन द लॉस ऑफ नॉट मच सिग्निफिकेंट स्पीसीज लीड टू क्रिटिकल डैमेज टू द इकोसिस्टम, ये बात देखिए गलत है, कैसे करके कह रहे हैं मच सिग्निफिकेंट स्पीसीज का लॉस ना भी हो रहा है तब भी क्या वो क्रिटिकल डैमेज इकोसिस्टम नहीं होगी। क्रिटिकल स्पीसीज जो आपकी इंडिकेटर स्पीसीज होती हैं या कीटोन स्पीसीज होती हैं जो कि आपकी मच सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे कह रहा है कि नॉट मच सिग्निफिकेंट स्पीसीज अगर किसी इकोसिस्टम की डैमेज हो जाएगी तो क्या इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, नहीं होगा भाई। इंपॉर्टेंट स्पीसीज, यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये कहता है कि मच सिग्निफिकेंट स्पीसीज लीड टू क्रिटिकल डैमेज, यहाँ पे कह रहा है नॉट, ये इसलिए गलत हो गया स्टेटमेंट, कि ऐसा नहीं कि बहुत ही नॉन सिग्निफिकेंट स्पीसीज अगर किसी इकोसिस्टम की खत्म हो जाती हैं या एक्सटिंक्ट हो जाए तो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पे कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, बट उसकी अगर जो कीटोन स्पीसीज है उस सिस्टम की वो अगर खत्म हो जाती है तो इकोसिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग पे असर होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको अचानक आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी सिंपल क्वेश्चन है कुछ, कि जो हेड क्वार्टर है IUCN का या WCO जो आजकल कहा जाता है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, इससे पहले भी क्वेश्चन मॉर्गेज जो कि स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटिंक्ट, ये भी अपने आप में एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन सा एक्सटिंक्ट हो चुका है कौन सा नहीं हुआ, तो इसमें से एक जो है एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इंडियन चीता, पिंक हेडेड डक, जॉर्डन क्रूसियर, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, ये तीनों ऊपर वाले जो हैं वो आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और ये जो बता हुआ डी ग्रेट पाइड हॉर्नबिल ये अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, ठीक है गाइज। तो इनके पिक्चर भी देख लें, इंडियन चीता तो आपको देखा ही होगा, उसके बाद ये देख लेते हैं, ये आपका ये है ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, ठीक है, और ये आपका होगा पिंक हेडेड डक, ये भी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, और ये जॉर्डन क्रूसियर जो है ये भी ख़त्म हो चुका है। तो ग्रेट जो ये वाला है ना ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, ये फिगर है इसका, ठीक है, ये अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, कहने का मतलब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, चीता भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मुस्क डीर जिसका नाम होता है जूलॉजिकल मॉस्कस क्राइगैस्टर डज नॉट अकर इन, कहाँ नहीं पाई जाती है, ठीक है, नेपाल, गढ़वाल, लद्दाख, उड़ीसा, ठीक है।
तो ये लोकेटेड है उड़ीसा में नहीं पाई जाती, नेपाल में होती है, गढ़वाल में होती है, लद्दाख में पाई जाती है। ठीक है, ये उड़ीसा में नहीं पाई जाती है, बाकी तीनों स्टेट में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया। कौन सा ऐसा एनिमल है जो इंडिया के हर एक क्लाइमेट, जो भी हमारे स्टेट हैं 29 उनके हर स्टेट में पाई जाती है, जैसे राइनोसोरस हुआ, ब्लैक बैक, टाइगर, क्रोकोडाइल्स। एक ऐसा एनिमल सेलेक्ट करना है जो हर टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन में एडजस्ट हो सके। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है डी, क्रोकोडाइल। इसके लिए कोई मतलब वो नहीं है, हर कहीं पाया जाता है। ब्लैक बग, राइनोसोरस आपने देखा होगा कि आसाम में पाए जाते हैं, कल काजीरंगा में कुछ जगह पे। ऐसी ब्लैक बग का भी है कि अभी जो सलमान खान ने जो किया ना, कुछ स्पेसिफिक क्लाइमेट है राजस्थान की, इस तरीके टाइगर भी एक स्पेसिफिक क्लाइमेट में पाए जाते हैं। मगर क्रोकोडाइल के लिए ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट कह रहा है कि सभी टाइप क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग अकर्स इन मैनग्रोव एरियाज ऑफ द सुंदरबन। सुंदरबन जो आपका है ना बंगाल में, बांग्लादेश में भी, मगर हमारा स्टेट तो बंगाल कहेंगे हम। तो वहाँ पे जो उसके कौन कौन पाया जाता है वहाँ पे? स्वैम्प क्रोकोडाइल, स्टूडेंट रेप्टाइल से साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, देखिए एक जो भी है यहाँ पे जो कि लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल से ही है, स्टूडेंट रेप्टाइल, या फिर मगर एंड घड़ियाल। हमें ये लगता है कि सब चीज़ें एक ही होती है, जैसे क्रोकोडाइल, मगर और घड़ियाल। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, देखेंगे सबके फिगर मैंने लगाए हैं, इनके आप फिगर नाम भी लिखा है। देखिए स्वैम्प क्रोकोडाइल का फिगर आपका ये है, ये इस तरीके का होता है, और मगर ये है। ठीक है, इस तरीके जो मुंह की ओपनिंग होती है हमेशा इसकी बंद रहती है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं खुले रहते हैं। मैंने इससे पहले बताया था अभी गैपिंग करके क्वेश्चन। और ये देखिए ये आपका घड़ियाल है, ठीक है, और ये आपका एस्चुरियन रेप्टाइल्स है। तो इस तरीके से हम बात करें। अब ये क्वेश्चन में क्या कहा है कि मैनग्रोव एरियाज ऑफ सुंदरबन में कौन सा पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें पाया जाता है आपका स्वैम्प क्रोकोडाइल, क्योंकि जो वेजिटेशन है सुंदरबन कैसी है, स्वैम्प वेजिटेशन है। तो इससे भी आइडिया मिल सकता है कि स्वैम्प क्रोकोडाइल वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड कश्मीर स्टैग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर स्टैग किस को कहते हैं? तीनों टाइप की ये, डीर, होग, हंगुल। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कश्मीर हंगुल को बोला जाता है। ठीक है, अब इसके फिगर देख लीजिए, सभी के मैंने फिगर लगाए, इसमें आपको क्लियर हो जाए। हंगुल ये होता है, देखिए कितने बड़े इनमें हॉर्न से। और आपका जो थामिन डीर है वो ये है, इसमें भी है मगर उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। इसके बाद मुस्क डीर, देखिए इसमें कुछ भी नहीं होता है, कोई तरीके का बोन, बहुत छोटे बकरी की तरह मुस्क डीर में होता है। और ये पिग्मी हॉग जो इंडिया में अपने आसाम में पाया जाता है। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है या क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो आपको जो हंगुल है उसे हम बोलते हैं कश्मीर स्टैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ। देखिए बहुत अच्छा है, CBD बोलते एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका जैसे होता है ना संविधान है हमारे देश का, ऐसे इसका CBD का है। उसमें कितने आर्टिकल्स हैं CBD, मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो बुक है, जो इसके उसमें लिखा हुआ है कैसे करके हम एनिमल और प्लांट को इंडेंजर्ड मानेंगे, कैसे करके उसे हम क्रिटिकल इंडेंजर्ड मानेंगे। तो उसमें टोटल आर्टिकल्स का नंबर जो है वो 52 है, मतलब करेक्ट आंसर C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन की एलिमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब नॉट इंक्लूडेड इन की एलिमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, फॉरेस्ट डाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है C। फॉरेस्ट डाइवर्सिटी जो है वो एक डाइवर्सिटी से थोड़ा डिफरेंट है, इसका की कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी पता क्या होता है? रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज अलॉन्ग ए ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट इन कम्युनिटी। कम्युनिटी में जो कुछ अगर हम कंपेयर करें तो कुछ स्पीसीज वहाँ पाई जाती है, कुछ स्पीसीज दूसरी कम्युनिटी में नहीं पाई जाती। इस तरीके की जो एक रिप्लेसमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, बीटा डाइवर्सिटी। तो इसमें जो होता है डिफ्रेंसिएशन, कम्युनिटी के बेस पे हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी में कोई चीज़ स्पीसीज है दूसरी में वो आवाज़ नहीं पाई जाती, तो यहाँ पे क्या हो, पूरा इकोसिस्टम डिफरेंट इकोसिस्टम, तो इसे बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ए माइक्रो हैबिटेट। माइक्रो मतलब छोटा सा, मतलब माइक्रो हैबिटेट की डाइवर्सिटी क्या कहलाएगी? उसी नाम है पॉइंट डाइवर्सिटी। ऐसे ध्यान रखना, ये माइक्रो का मतलब ही पॉइंट होता है, तो पॉइंट डाइवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इकोलॉजिस्ट यूज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस जो टर्म था किसने यूज़ किया था? तो आपने देखा तो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं E.O. एल्सन, इन्होंने कवर किया था ये क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, करेक्ट आंसर है A, E.O. बिल्सन। अच्छा, इसके बाद जो आता है क्वेश्चन नंबर दी बर्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अगस्त 2002 में एक जो बर्ड समिट हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो कहाँ पे हुई थी? साउथ अफ्रीका में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। और साउथ अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग, यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर D। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सिग्निफिकेंट वेटलैंड ऑफ इंडिया हैव बीन डिक्लेयर्ड एज।
ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो वेटलैंड है इंडिया के उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रामसर साइट बोलते हैं, क्योंकि रामसर इज ए प्लेस इन द ईरान वेयर, जहाँ पे एक कन्वेंशन हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो हमारे वेटलैंड एरिया हैं उन्हें हम कैसे करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देंगे और किस से एरिया को हम वेटलैंड डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो वेटलैंड रामसर साइट को ही कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर गाइज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर, कि इनमें से सभी करेक्टली मैच्ड हैं या कोई करेक्टली मैच नहीं है। जैसे साइट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। बिल्कुल सही होता है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इनके जो बॉडी पार्ट्स का जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसे ये रेगुलेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे बोलते हैं साइट्स। और एक होता है NBSAP, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। NB का मतलब होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, और CBD का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पूरा कर लें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है या बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। तो इसमें जितने भी स्टेटमेंट जो हैं ये सब करेक्टली मैच्ड हैं। पहले तो ये क्लियर करें, जितने भी हैं सबकी फुल फॉर्म या एक्सटेंशन जो है वो क्लियर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द इंटरटेक्सॉन कंपटीशन हाइपोथेसिस है, ये किसने दी थी। ठीक है, इंटरटेक्सॉन कंपटीशन हाइपोथेसिस ये दी है आपके रोजनबेग एंड अम्ब्रैस्की ने। ठीक है, उसके बाद आता है दी प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। देखिए आज हाइपोथेसिस की कई सारी बातें करी, पूरा लेक्चर हाइपोथेसिस पे था, फिर टिलमैन, डेविड, पाउल एंड लेक। अब इस तरीके से दो और हाइपोथेसिस हैं इकोलॉजी से जो कंसर्न थी, बायोडाइवर्सिटी से, इंटरटेक्सॉन कंपटीशन हाइपोथेसिस, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखें। और इसके बाद आता है दी प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस किसने दी है। ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस वही जो है टिलमैन के नाम, उसी जो आउटडोर एक्सपेरिमेंट करे थे, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, उसी को कहा जाता है प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस गिवन बाय डेविड टिलमैन 1982। इस तरीके से 25 क्वेश्चन है, और इसके साथ ये बायोडाइवर्सिटी का पूरा सेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है लगभग 16 लेक्चर में। ठीक है, तो आप गाइड से देखें, और कहीं पर अगर कुछ पार्ट छूटा हुआ है तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच गाइज।